Today what we are going to do is, since I have already given video related to oblique projectile and also related to horizontal projectile, you may note down some very important points related to them. And this class, of course, it is very important from your entrance perspective, but it is also very important from board's point of view. तो बहुत important points मैं देने वाला हूँ. इन points को use करके हम ढेर सारे questions जो हैं वो solve कर पाएंगे. In case during the session, if you have any doubt, you can just raise your hand or put your doubt in the chat. In between, I will stop the session and also look at the chat and also ask you if you have got any doubts. You may ask your doubts at that time, or randomly also you can put it in chat so that it does not go away. आप भूल जाओ तो इस हिसाब से आप लिख के रख देना. आज की क्लास में ज्यादा डाउट्स होने का केस नहीं बनेगा, क्योंकि मोर और लेस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन थियरी ओनली, बट दिस इज जस्ट अ जनरल इंस्ट्रक्शन दैट आई वांटेड टू गिव यू. So today what I'm going to do is I'm going to take up the projectile motion important points, and the first thing that you will start is going to be by noting down all the formula ones, right? It is like एक इनिशियल स्टार्ट करने के लिए वार्म अप सेशन जैसा होता है, वैसे वार्म अप सेशन के हिसाब से एक बार आप मेरे साथ फॉर्मूलास को लिख लें. अगर आपको आते हैं तो आप सबके सब फॉर्मूला पहले लिख लो, और मैं लिखता जाता हूँ बोर्ड पे. जिनको नहीं आते हैं वो मेरे साथ बोर्ड पे नोट करते जाए. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यानी इस तरीके का प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है. यहाँ से हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है स्पीड यू से. अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए हमको फॉर्मूलाज याद करें एक एक करके, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो, क्या पढ़ा था आपने? तो रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h/g. ये फॉर्मूला से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है, जो मैंने वीडियो में भी बोली थी, वो ये था कि आपने कितनी स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, इस पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. इसका मतलब ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की गई हो या 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की गई हो, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर बोथ द केसेस. This is a very common type of question that you will get in exam when they ask you कि भाई तीन बॉडी थी, उनको ऐसा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया अलग अलग स्पीड से, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा. तो समझ जाना कि टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का सेम होगा. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकेंड जो हमने पढ़ा दैट वाज रेंज का फॉर्मूला. सो रेंज के देयर वर टू फॉर्मूलाज, u into tf. u is the horizontal speed, tf is the time of flight. So that is one of the formula. The other form can be written as u under root of 2h/g, right? u under root of 2h/g. This is the formula. Okay, first second form. Third formula, इसके बाद आप याद करेंगे तो वेलोसिटी का आपको वेक्टर फॉर्म बोला था मैंने याद करने के लिए. वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है ui कैप माइनस j कैप. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ui कैप माइनस j कैप. ठीक है. अब इसके ऊपर से मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल सकते हैं हम. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप सबको आना चाहिए. u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस से बीच में माइनस कर देते हैं. ऐसा नहीं होता, ये माइनस gt के साथ लेके होल स्क्वायर होता है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बीच में प्लस साइन आएगी. ऐसी गलती कभी मत करना. एंगल होता है विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस. तो tan अल्फा, अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहा हूं तो एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा, वाई कंपोनेंट ऊपर आएगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू gt/u. ठीक है. अगर मुझे एंगल विद वर्टिकल बोला जाता है यानी वाई एक्सिस के साथ, तो जो भी जिसके साथ एंगल बोला जाता है वो नीचे आता है, तो vx/vy हो जाएगा. तो तब फॉर्मूला बन जाएगा u/gt. देख लो, दिस इज द थर्ड फॉर्म, राइट? थर्ड फॉर्मूला वेरी ऑब्वियस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू already know this, so it should be just a quick revision for you. Fourth formula is going to be the equation of projectile. So equation of projectile is given by y equal to minus gx square upon 2u square. So this is the fourth formula, y is equal to minus gx square upon 2u square. I hope these are the forms that you very well remember, right? ये सब formulas आपको याद होंगे, और याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल करने के टाइम बहुत प्रॉब्लम आने वाला है. तो इसको नोट करने की ऐसा जरूरत आपको नहीं है. बहुत लोगों ने नोट किया होगा पहले भी,
अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, और ये चीज सब लोगों ने नोट कर लिया, नहीं किया होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने लिया है। अब मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो आता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब इस वाले जो फॉर्मूलाज मैं आपको लिखाऊंगा, ये सब फॉर्मूलाज आपने नोट नहीं किए हैं, इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से आप नोट करना। देखो ये होता है, so initially you are throwing a body at an angle of theta with speed u, so u is the initial speed, and you very well know before I start the formula what is the x component of initial speed. So you take the x component, I have already derived with you, it is u cos theta, and what is the y component? Y component is u sin theta. अब आप बहुत अच्छे से मेरे साथ फॉर्मूलाज नोट करना, ये वाले फॉर्मूला मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखे हुए पहले। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली दो तरीके से आपको याद रखने हैं। जो मैंने आपको डिराइव कराया ना, वो एक ही तरीका डिराइव कराया, वो था मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। आपने मेरे साथ जो भी फॉर्मूला डिराइव किया ना, उसका फॉर्म जो है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंगल। और मुझे इसके साथ ये वाले आप पाते होंगे, जब मैं लिखूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो आपने सब करवाए हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक और फॉर्म याद रखना है, वो है कार्टेशियन फॉर्म। हम समझने की ट्राई करते हैं दोनों में फर्क क्या है। फर्क ऐसा है कि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, अ बॉडी इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर या 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप सोचो आपको क्या डेटा कैसे दिया हुआ है। तो डेटा दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी आपको एंगल दिया हुआ है, यानी वो फॉर्म कौन सा हो गया, मैग्नीट्यूड एंगल। बहुत बार क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको बोला जाएगा बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 30 i कैप प्लस 40 j कैप। अब 30 i कैप प्लस 40 j कैप का आपको जो फॉर्म दिया गया है, दैट इज बेसिकली गिवन टू यू इन द कार्टेशियन फॉर्म। यू डोंट नो हाउ टू यूज द कार्टेशियन फॉर्म एंड गेट द वैल्यूज ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह वगैरह। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूला लिखाऊंगा, तो जब भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में गिवन होगी, तो ये फॉर्मूला नोट करना जो हमने डिराइव कर लिया है। और उन फॉर्मूला से अगर हमें वेलोसिटी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी, तो हम दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलास बनाएंगे अभी और उनको यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो था, अच्छा बिफोर आई मेक यू नीड टू नो दिस, राइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। दिस इज ux is equal to u cos theta, uy is equal to u sin theta. All of you know this very well. The first form was called time of flight. So what was time of flight? So if you remember, time of flight was 2u sin theta by g. This is the formula for time of flight. Clear? अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, ये u sin थीटा क्या है। देखो u sin थीटा क्या है, u sin थीटा क्या है, देखो u sin थीटा क्या है, इट इज ui। आपको जब भी स्पीड गिवन होगी ना, तो स्पीड ऐसे गिवन होगी ux i कैप प्लस uy j कैप। तो बेसिकली u sin थीटा का टर्म की जगह में क्या लिख दूंगा, uy लिख दूंगा। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल जाता है कार्टेशियन फॉर्म में 2uy by g। क्या फॉर्मूला मिल जाता है, 2uy by g। इसका मतलब सपोज अगर मुझे स्पीड गिवन है एज 30 i कैप प्लस 40 j कैप, वेलोसिटी नॉट स्पीड, वेलोसिटी गिवन है 30 i कैप प्लस 40 j कैप। तो ui कितना है 40, सीधा 40 पुट कर दो, कोई मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, कोई एंगल की जरूरत नहीं है, सीधा 30 i कैप प्लस 40 j कैप में uy यानी y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को सीधा पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 into 40 upon 10 is the time of flight. So that is why this Cartesian form is very important. नहीं तो क्या करना पड़ता है पता है, अगर मैं ये फॉर्म नहीं लिखाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा ना, तो पहले आप उसको मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर एंगल विद एक्स एक्सिस निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला लगा पाओगे। इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलता, इसीलिए जब भी कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हुआ, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकंड फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। सो रेंज का फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो फॉर्मूला दो थे इसके भी, u cos थीटा इंटू tf, और दूसरा था u² sin 2 थीटा by g।
देखो ये बिल्कुल मत समझना कि मैग्नीट्यूड एंगल वाले फॉर्म कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला है। अब इससे मैं बनाता हूँ, देखो कार्टेशियन फॉर्म, बहुत लोग होशियार है, खुद से बना लेंगे। ये देखो ये u cos थीटा क्या है, तो u cos थीटा x कंपोनेंट है, तो एक तो फॉर्मूला बन गया ux इंटू टी एफ। क्या बन गया फॉर्मूला, ux इंटू टी एफ। व्हाट इज टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से उठा के टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें डाल दो, तो रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, टी एफ की जगह ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स ux uy by g। very important formula, very important। See, suppose you are given the velocity of the projectile as 30 I cap plus 40 j cap, तो ux कितना 30, uy कितना 40, तो 2 into 30 into 40 upon 10, अगर जी 10 अप्रोक्स करते हैं तो अपॉन 10, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा रेंज। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला कब लगाना पड़ेगा, आप प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये फॉर्मूला लगाना। समझ में, दोनों की चीजों को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये दो फॉर्मूला हुए रेंज के। आगे चलते हैं थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट मतलब मैं कैपिटल एच से लिखता हूं, आप याद करो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एच यानी द मैक्सिमम हाइट टू विच द प्रोजेक्टाइल कैन गो। इसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इधर फॉर्मूला आएगा, ध्यान से, u साइन थीटा क्या है, y कंपोनेंट, तो h का फॉर्मूला है uy स्क्वायर बाय 2g। फॉर्मूला हो जाएगा uy स्क्वायर बाय 2g। ये तीन फॉर्मूला हो गए, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला था। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अगर किसी को डाउट है तो लेट मी नो if you have got any doubt in the derivation that I've done। Very important to understand how I am making these formulas from this one। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे ux u cos थीटा है, uy u sin थीटा है, तो जहां जहां पे u cos थीटा दिखता है वहां ux लिखो, जहां जहां u sin थीटा दिखता है वहां पे uy लिखो। अगर यहाँ तक क्लियर है आपको तो बहुत अच्छा। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूंगा और कार्टेशियन फॉर्म आप लोग मुझे डिराइव करके मैसेज में आंसर देंगे। आई होप दैट इज फाइन। यू कैन इजीली ट्राई टू टेल मी हाउ टू फाइंड, राइट। ओके, लेट्स सी। सर एक बार सेकंड का डेरिवेशन समझा दीजिए। डेरिवेशन आई एम नॉट गोइंग टू कवर। सेकंड का डेरिवेशन मतलब यहाँ का डेरिवेशन अगर है तो ये यूएक्स है और ये टीएफ है। ये फॉर्मूला मैं पहले से वीडियो में कवर कर चुका हूँ, बस मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला में जो टीएफ लिखा था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एज का फॉर्मूला बन गया। सेकंड फॉर्मूला अगेन रिपीट करने के लिए, सेकंड फॉर्मूला में क्या रिपीट करूँ, देखो ये फॉर्मूला मैं डिराइव करवा चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, तो वहां से आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो। ये फॉर्मूला को यूज करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया है कि r इज इक्वल टू ux tf, और फर्स्ट पॉइंट का tf इसमें सब्स्टिट्यूट करके रेंज का फॉर्म लिख दिया, r इज इक्वल टू 2 ux ui by g। So this is the form. Anything else? Anything else? Right. So these are the three forms. Fourth form, I mean that thing I don't want you to derive because it is already in the Cartesian form. For example, what is the velocity after time t? So after time t, the velocity is given by u cos theta into I cap plus u sin theta minus gt j का। मैं आपको इसलिए बोला था कि आप लोग सभी के सभी फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको याद नहीं करवा सकता कि मैंने कैसे निकाली थी, राइट। तो सेम में इधर कार्टेशियन फॉर्म कैसा बनेगा, तो कार्टेशियन फॉर्म बनेगा, ध्यान से, u cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ux। तो कार्टेशियन फॉर्म है ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ux i cap plus uy minus gt j cap। वेरी सिंपल, डायरेक्ट बन गया, u cos थीटा को ux, u sin थीटा को uy, राइट। व्हाट एल्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड तो मैंने आप पे वीडियो में भी छोड़ा था कि आप लोग उस मैग्नीट्यूड को डिराइव कर देना। अगर आप लोगों ने डिराइव किया होगा तो आप ये मेरा लिखा हुआ मैथ हो जाएगा आपके साथ।
ऐसा बनता है मैग्नीट्यूड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड. इफ आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में ux और uy यूज करना है, तो वो होगा ux का स्क्वायर प्लस uy माइनस dt का होल स्क्वायर. दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म. एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस, डिनोमिनेटर में y कंपोनेंट आएगा, डिनोमिनेटर में x कंपोनेंट होगा, तो ऊपर आएगा फॉर्मूला tan अल्फा एंगल विद x एक्सिस, तो न्यूमरेटर में y कंपोनेंट यानी u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, तो tan अल्फा होगा एंगल विद x एक्सिस, तो x कंपोनेंट नीचे यानी ux नीचे, ऊपर आ गया uy माइनस gt. देखो जो समझदार लोग हैं ना वो समझ जाएंगे कि सर हर चीज में एक ही चीज ही किए जा रहे हैं. u cos थीटा को ux लिख रहे हैं, u sin थीटा को uy लिख रहे हैं, ताकि कभी भी फॉर्मूला जो बनता है, फॉर्मूला जो बनता है वो हम इजीली समझ पाए. मैं tan बीटा नहीं लिखता हूँ क्योंकि बस उसको उल्टा कर देना है, तो tan बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. फिफ्थ, अब ये मैं देखता हूं आप में से कौन निकाल सकता है. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर स्क्वायर थीटा. थोड़ा टाइप करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से कोई भी अगर मुझे ये फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो कोई अगर बता सकता है तो बता दो. देखो कार्टेशियन फॉर्म में थीटा नहीं होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, क्या होने चाहिए, ux और uy. थोड़ा सोच के देखो और बना के मुझे मैसेज करो, मैं पढ़ लूंगा, आपसे डिराइव करके एक बार मुझे बताओ कि कैसा लगेगा. प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, उसके बाद आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. इसको डिराइव कर लेते हैं. सो कैसे डिराइव करूंगा मैं, तो देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो y इज इक्वल टू x, tan थीटा को मैं लिख दूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा. देखो कैसे डिराइव होगा, और ऊपर नीचे दोनों जगह u लगा देता हूं क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो u sin थीटा और u cos थीटा का है. tan थीटा नहीं आना चाहिए, you don't need tan थीटा, right? So I have to eliminate tan थीटा also. बहुत लोगों को क्या लगता है कि सर यहाँ पे u cos थीटा दिखता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम. तो ऐसे हो गया dx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो y हो गया u sin थीटा इज uy, u cos थीटा इज ux माइनस gx स्क्वायर, नीचे है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इट इज नथिंग बट ux का स्क्वायर. सो दिस हैपेंस टू बी अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इन द इक्वेशन ऑफ मोशन. ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में होता है. और आपको होता है इनिशियल स्पीड 30 i कैप प्लस 40 j कैप है, ui की जगह डाल दो 40, ux की जगह डाल दो 30, इधर डाल दो 30, सॉल्व कर दो, मिल गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म, राइट. tan थीटा बोले सर tan थीटा तो कुछ होता नहीं है, तो tan थीटा होता है ना u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, ये भी tan थीटा, तो u sin थीटा की जगह uy लिख दो, u cos थीटा की जगह ux लिख दो, तो बन गया आपका फॉर्म. सो दीस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड यू टू नो बिफोर वी प्रोसीड, राइट. Before we proceed, of course I will send you the recording as already discussed in the video, and I will try to also send you the screenshots so that you can note down if anything has been missed by you. Okay, so let's move further. आगे चलते हैं. I hope you noted it down, right? These are the things that are most important that you need to also know. ये चीजें अगर याद रहेंगी तो आगे की चीजें होती जाएंगी. ठीक है, no problem. Anyone is having problem? If anyone has got any problem, you can drop in the message. I'm moving to the next slide. Now comes the most important part. That is something that we are going to basically, our main class is going to start now, because अभी तक जो किया वो चीजें तो मैंने एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करके निकाला. अब आते हैं मेन केस पे. मेन केस ये है कि आप लोगों ने ये तो पढ़ा कि एक प्रोजेक्टाइल में जो हाइट है इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सोच के बताओ कि आपके पास एक बॉल है और आपके हाथ की जो स्पीड है ना वो फिक्स है, ऑब्वियसली ना, हर एक जना है
हाथ से एक स्पेसिफिक स्पीड में बॉल को फेंक सकता है। आपके पास इनफाइनाइट पावर्स है नहीं कि जितनी स्पीड पे चाहो फेंक सकते हो। सपोज करो आपके हाथ की कैपेसिटी है 40 मीटर पर सेकंड पे फेंकने की, आप 40 मीटर पर सेकंड पे बॉल को फेंक सकते हो। ओके, सो as I told you that imagine your hand has got maximum speed of 40 meter per second. So my question is, you may answer in chat. My question is that at what angle should I throw in order to get maximum range? मेरे को सबसे दूर फेंकना है। आपकी हाथ की स्पीड फिक्स है 40 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल पे फेंको? What angle with the horizontal should I throw to get maximum range? Please answer if anyone knows. Okay, Bhavana says 45 degree, Nisarg says 45 degree, Mohit says 60 degree. Okay, what else? Anyone else? क्या लॉजिकल हो यार, इतना कुछ खेलते हो आप लोग, सब स्पोर्ट्स खेल चुके हैं, कितने एंगल पे बॉल को फेंकोगे कि हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम जाएगा? व्हाट अबाउट 45 डिग्री? यस, मेनी ऑफ अस थिंक ओ ये अंश पटेल ने तो जोरदार आंसर दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब मैं बॉल को इधर फेंकना चाहता हूँ लेकिन मैंने बॉल को पीछे फेंक दिया। That is 180 degrees. That is not possible, Ansh. Maximum angle is 90 degree. Minimum angle is 0 degree. 0 डिग्री पे फेंकोगे तो बॉल जमीन पे रह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। और अगर मैक्सिमम आप कितने फेंक सकते हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा नहीं फेंक सकते ना, क्योंकि ऐसे नहीं फेंकेंगे प्रोजेक्टर। तो एंगल इज बिटवीन 0 and 90. Okay. Anyone else that can answer? Okay, 45, 45. So most of us think that the angle should be 45. Even I think that the angle should be 45, which is correct. That the maximum range of the projectile is possible at an angle of 45, right? So let's see and prove this thing. This is a very important proof from examination point of view, right? So हम लिखते हैं for R equal to R max. हमको रेंज क्या चाहिए? मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला देखो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नाउ I want this to be maximum. So as I told you, u is constant. 40 meter per second मेरे हाथ की लिमिट है, तो treat this as constant. Treat this as constant. So there is only one thing that you can change. That is the value of sine. So if I want this to be maximum, I want this to be maximum. Please put in chat what is the maximum value of sine of any angle. Sine of any angle. आप कोई भी एंगल ले लो, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, जितना एंगल लेना लो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? प्लीज पुट इन चैट. Yes, the maximum value of sine is always 1, right? So if I am taking sine to theta, the maximum value that we can take is 1, right? Sorry. So if sine to theta is 1, think at what angle you get value of sine as 1. So you will say sir sine की value 190 डिग्री पे होती है. किसी ने गलती से 90 लिख दिया था. मैंने आपसे पूछा sine की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपने एंगल लिख दिया. So maximum value is 1 and it occurs at an angle of 90 degrees. So this is how I write, right? Sine 2 theta equal to sine 90. Now for the time being, forget about sine. तो बहुत लोग बोलते हैं ना, स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो मैथ्स की भजिया उड़ाने में टाइम नहीं लगाते, वो क्या करते पता है, साइन साइन काट देते. ऐसे साइन साइन काटना मत, आप ये ट्रिग्नोमेट्री है, मजाक नहीं है. आप सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2 theta equal to 90. 2 theta equal to 90. Okay. So I'm comparing, right? So I'm comparing the two sides. 2 theta is equal to 90. So from there I can say if 2 theta is equal to 90, then theta equal to 45, right? So this is what physics is, right? This is what motion is. Many of the things you have it in your mind. Only thing is that you need to learn how to prove that. ये हमें सीखना है, ये हम कर रहे हैं. देखो हमें पता होना चाहिए यार, 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज मिलेगी. बहुत ऑब्वियस है, आपको पता है जैवलिन थ्रो होते हैं. जैवलिन थ्रो में हर एक जैवलिन थ्रोअर का एक ही टारगेट होता है कि वो ट्राई क्या करता है पता है, ये जितना मैक्सिमम करना है उतना, क्योंकि वो जितना जोर से फेंक सकता है उतना ट्राई करता है. लेकिन उससे भी ज्यादा चीज उसकी ये ट्राई होती है कि वो 45 डिग्री में जैवलिन को थ्रो करे, क्योंकि जैवलिन में रेंज ज्यादा चाहिए. एकदम आप देखना जैवलिन थ्रो एकदम ऐसे 45 डिग्री पे जैवलिन को थ्रो करते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट that at theta equal to 45 degree, your range is maximum. So that is the first case, right? So this is case 1.
आई टॉक्ड अबाउट मैक्सिमम रेंज, बहुत बहुत बोर्ड्स की थ्योरी में आता है फाइंड द एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम एंड प्रूव इट। तो ये प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया। अब सेकंड केस लेते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। अब बहुत लोगों को क्या लगता है सर मैक्सिमम हाइट यानी जो प्रोजेक्टाइल के थ्रो में हाइट होती है उसको भी हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ये मैक्सिमम हाइट का मतलब मेरा क्या पता है कि आप कितने एंगल पे थ्रो करो कि बॉडी जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाए। आई वांट यू टू प्रिडिक्ट इट, राइट? ट्राई टू प्रिडिक्ट एट व्हाट एंगल शुड आई थ्रो सो दैट आई गेट द मैक्सिमम हाइट। सबसे जितना ऊपर फेंकना चाहो उतना फेंक पाऊं, कितने एंगल पे फेंकूं? कैन एनीवन थिंक? राइट दिस इज मोर ऑब्वियस, राइट? यू विल से आपको ऊपर ही फेंकना है ना, तो प्रोजेक्टाइल का एंगल पे क्यों फेंकते हो? सीधा ऊपर फेंको। ऊपर फेंको यानी एंगल कितना हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन इट करेक्टली, इट शुड बी 90 डिग्री। So if I want to have the maximum height, rather than throwing the projectile like this, better you throw it like this. That is at theta equal to 90. Let us try to prove that also. So what is the formula of h? So h का formula है u square sin square theta by g. ये formula है h का, u square sin square theta by 2g. I want this to be maximum. u not in your hand. अभी मैंने बोला जितना था फेंक दिया, constant. कांस्टेंट ये एक चीज है, इसको क्या करना पड़ेगा हमको? मैक्सिमम। सो फॉर h इक्वल टू h मैक्स, और मैक्स करना है, सबसे पॉसिबल करना है, साइन स्क्वायर थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 कितना होता है? साइन 90। या तो ऐसे करता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा तो साइन थीटा कितना हो गया? प्लस माइनस 1। मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थ्रो 0 से 90 में ही होने वाला है। वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को सॉल्व करने के लिए होता है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो आई एम ओनली टेकिंग प्लस 1। सो साइन थीटा इक्वल टू 1। व्हेन डज 1 अकर? वेरी ऑब्वियसली 1 अकर्स एट थीटा इक्वल टू 90, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90। कंपेयरिंग द टू, I get theta equal to 90 degree. ठीक है, this is going to be your value of theta at which you get the maximum height, which is very obvious, right? So these are the two things. I hope you are clear. How to find out maximum range, how to find out maximum height, right? I hope you have noted it down. Let us move further. आगे चलते हैं, थोड़ा discuss करते हैं. In case in between the meeting expires, please check the group. I would have sent you a new invitation, join it. Very important now topic. ये टॉपिक में मैक्सिमम टाइम लगने वाला है हमको। ये है प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोग हेडिंग लिख देना, अगर बाय एनी चांस आपको विजिबल नहीं है तो हेडिंग है प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हो ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपने क्या किया, 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और एक प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री पे थ्रो किया। एक प्रोजेक्टाइल 30 पे, एक प्रोजेक्टाइल 60 पे। These are complementary angles. One at 40 degree, one at 50 degree. I hope you all know what is complementary angles. So wonderful things start to happen. So this is a very common type of question, especially in JEE and NEET, right? Especially NEET students. क्या होगा पता है? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये शॉर्टकट मैं दे रहा हूँ ना, याद कर लो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा शॉर्टकट आया कैसे। जैसे सबसे पहले मैं रेंज के लिए सॉल्व करता हूँ। देखो, इसका मतलब पहले वाले के लिए एंगल सपोज करो थीटा है, दूसरे वाले के लिए एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा। दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन। सो वन इज थीटा, वन इज 90 माइनस थीटा। सो लुक व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फर्स्ट वन। सो इट विल बी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये रेंज का फॉर्मूला, पहले वाले की रेंज इतनी, ये सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर निकलता होगा, हमें नहीं पता क्या निकल रहा है। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, तो u स्क्वायर sin 2, अब थीटा की जगह क्या डालना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ध्यान रखना, वो साइन के एंगल के अंदर 2 थीटा था, तो 2 अभी एंगल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। 180 माइनस 2 थीटा बन गया अपॉन जी। 180 माइनस 2 थीटा बन गया अपॉन जी। ओके, एक चीज मैं लिखवाना भूल गया, प्लीज, आई एम टेकिंग इट बैक।
Just one thing I forgot to write. I made you write at what angle the range is maximum, at what angle height is maximum, but we did not write the value. So what is the value of maximum range? So I'll just note it down here. The value for maximum range is, you put sine 2 theta as 1. So you get the maximum range as u square by g. Okay, so this is the maximum range which occurs at theta equal to 45 degree. Right, ये नोट कर लो. आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूं प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे u स्क्वायर बाय g, और कितने एंगल पे होगा वो आपको मैंने अभी डिराइव करवा दिया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. What about maximum height? So maximum height के लिए sin square theta is 1. So h max that you can achieve, maximum height that you can achieve is only u square by 2g, right? This is the maximum height that you can achieve. This will occur at theta equal to 90 degree. So both of them cannot occur simultaneously. आपको maximum height भी चाहिए, maximum range भी चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा. दोनों में से एक चीज मिलेगी. अगर maximum range चाहिए तो 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल को मिलो फेंको, और मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी u स्क्वायर बाय g, और मैक्सिमम हाइट चाहिए तो 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंको, मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी तो u स्क्वायर बाय 2g. आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन. आगे चलते हैं. ओके, सो वी आर हियर. So I was solving this. So if I solve this, right? If I solve this, look, what is sine of 180 minus theta? I want you to answer me. Please answer to me. What is the value of sine of 180 minus alpha? अगर ऐसा होता है ना, sine 180 minus alpha कितना होता है वो? मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको. साइन अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा. व्हाट इज साइन ऑफ, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा. ये क्या होता है? मैसेज पे मेरे को बोलो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. ठीक है, ये होता है जब ट्रिग्नोमेट्री का कचरा होता है. अभी तक किसी ने भी मुझे सही आंसर नहीं दिया है. साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा कितना होता है? अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया है. कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सोच लेंगे कि आंसर क्या आया. पहला नहीं, अभी भी गलत है. गलत. कृतिका का पहला आंसर है जो करेक्ट आया था. आंसर है साइन अल्फा, राइट? मान इज आल्सो साइन अल्फा. सी साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा. तो सी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? 180 minus alpha. So you are coming in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant में sin is positive. It cannot be negative. See, sin of 180 minus alpha. So you're in the second quadrant. So first thing is कि जो sin होगी, ऐसा ही gn की बात कर रहा हूँ, वो प्लस होगी, क्योंकि sin all s t c. तो सबको पता होगा all यानी यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे sin पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट. So 180 minus alpha is the second quadrant. It means that the sin SIGN is plus. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, जब भी अंदर 180 होता है, 360 होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, इसका मतलब साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है. तो यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा है, इसका आंसर होगा साइन अल्फा. नोट कर लो. जिनको नहीं आता है नोट कर लो यार. आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथ्स एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं आती होगी ना, तो समझ लो फिजिक्स की तो बैंड बच जाएगी आपकी. तो यहाँ से मुझे R2 मिलेगा. उसी तरीके से ये है साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा. तो दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय g. Look at this. Look at this and look at this. Do you see both of them? ऐसे दोनों क्या आ गए? सेम आ गया ना. इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आए तो प्लीज समझ जाना कि रेंज इक्वल होती है. रेंज इज इक्वल. डायग्राम बना के दिखाओ, देखो. इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि 30 डिग्री पे कैसा होता है. देखो 30 डिग्री नहीं ऐसा, 60 डिग्री का नहीं ऐसा. प्रोजेक्टाइल फायर करके दिखाता हूँ, शेप ऐसा बनता है. देखो 30 डिग्री वाला ऐसे जाएगा, 60 डिग्री वाला ऐसे जाएगा. ये पहला वाला प्रोजेक्टाइल कितने पे? 30 डिग्री पे. दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल कितने पे? 60 डिग्री. आता ऐसा होता है. सोच के देखना, 30 डिग्री, 60 डिग्री. So 60 degree is more inclined, right? So it is going to have more height, but it is going to fall at the same point, right? Because both the angles are complementary. If both the angles are complementary, range is same. So this is the first thing that you will remember, that range is same for complementary angles. Note कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लो that for complementary angles range is same. Range is going to be same, right? That is the first thing. So we derived
we talked about range. Now let us talk about height. रेंज में ज्यादा नहीं है कुछ, मेन अभी शुरू होता है. हाइट के बारे में देखो, तो पहले वाले की हाइट कितनी है, h1 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. थीटा को कितना लिखना है, थीटा. दूसरे वाले के लिए थीटा कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा. तो दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला बनेगा 90 माइनस थीटा में लिखेंगे और ये बनेगा. Another quick question that I expect you to answer. What do you think is sine of 90 minus theta? ये क्या होता है, 10 की बात पूछ ली, इससे निराश मत करना आप लोग. Please answer. What is sine of 90 minus theta? What do you think is sine of 90 minus theta? Come on. Wonderful. चलो ये 10 सबका solid है, 10 में सबने अच्छे से मेहनत की है, ये लग रहा है, right? It is going to be cos theta. Because again I'll give you the logic. Logic is very simple. Remember that there are two things. One is the sine, HIGN, and one is the trigonometric function. पहले देखो कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये 90, ये माइनस थीटा. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो प्लस है. दूसरा, जब भी 90 आता है या 90 का 190, 270 ऐसे वाले एंगल आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है. साइन का कॉस हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा कॉस, साइन जो है वो रहेगी प्लस. तो h2 मिलेगा हमको, h2 मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा by 2g. So this is h2. So you can see h1 is equal to u square sin square theta by 2g. h2 is u square cos square theta by 2g. Of course you will understand sir, इसमें हम याद क्या रखें. अब आती है इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखने की, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना. अगर मैं इधर एरो करके लिखना चाहता हूं, h1 प्लस h2 कर दूं, यानी दोनों की हाइट्स को ऐड कर दूं, तो दीज आर ऑल शॉर्टकट्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. h1 प्लस h2 कर दूंगा ना, तो u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1. यानी h1 प्लस h2 होता है u स्क्वायर बाय 2g. और आप याद करो u स्क्वायर बाय 2g क्या था, h max. u स्क्वायर बाय 2g क्या था, h max. अब देखो इसको मैं याद कैसे करता हूँ, आपको ये याद करने का तरीका है, कोई रियली वैसा ट्रू नहीं है ना. जैसे देखो क्या याद करता हूं मैं, कि सपोज आपने एक को फेंका 30 डिग्री पे, देखो देखो ये रहेगा, ये 30 डिग्री पे, ये कितनी हाइट है, तो ये हाइट है h1. आपने दूसरे को फेंका 60 डिग्री पे, तो कितनी हाइट है, तो ये हाइट है h2. ठीक है, अब इन दोनों हाइट को ऐड कर दो, तो देखो मैं दोनों हाइट को ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखो ये h1 और ये h2. ये कब मिलेगी पता है, जब आप ये कब मिलेगी, जब आप बॉडी को ऐसे फेंकोगे, कितने एंगल पे फेंकोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, 90 डिग्री पे. तो जो हाइट मिलेगी 90 डिग्री पे फेंकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं h max. दिस इज नथिंग बट u स्क्वायर बाय 2g व्हिच इज नथिंग बट h1 प्लस h2. शॉर्टकट है, याद रखेंगे. जिसको डायग्राम की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं जाने दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की ट्राई कर रहा था. आपको ये इक्वेशन याद रखना है बस. देखो शॉर्टकट यार, एग्जाम में पता है क्या होगा, बोलेगा 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सीधे पॉइंट नंबर 2 के अंदर से एक क्वेश्चन बनता होगा, आप देख लेना. आपको पूछ देगा एक की हाइट h1 है, एक की हाइट h2 है, दोनों को ऐड किया तो बताओ क्या आंसर है. तो आपको पता होना चाहिए आंसर तो u स्क्वायर बाय 2g, पहली चीज. ठीक है, नेक्स्ट, what will happen if I multiply the two? Let us see first if we divide the two, right? So divide by 2 कर दो, थोड़ा इजी है. h1 बाय h2 कितना मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो. शॉर्टकट याद रखो, दोनों को डिवाइड करने पे मिलता है tan स्क्वायर थीटा. देख लो सब कट जाएगा, sin स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा, cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचेगा, आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू विल रिमेंबर. सम ऑफ द हाइट्स इज u स्क्वायर बाय 2g, रेशियो ऑफ द हाइट्स इज tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, थीटा इज द फर्स्ट एंगल, फाइन. h1 by h2 यानी एंगल एट विच द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पॉइंट को तो आप मान लो 3 स्टार. ये जब भी मैं 3 स्टार बताऊं समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. h1 into h2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू
u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो h1 h2 ये बना, h1 h2 हो गया u का पावर 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर, ये बनेगा। अभी आप इसको देखो ना, आपको लगेगा ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्यों नहीं हम दोनों तरफ रूट ले लें। तो मैं इस तरफ रूट लेता हूं, तो ये बनेगा रूट ऑफ h1 h2, इधर भी रूट ले लेता हूं, तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। ध्यान से देखो, अभी भी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि ये तो अजीब सी चीज है, मुझे ये याद रखनी है तो ये याद नहीं रखनी है, डेरिवेशन करके बताता हूँ क्या याद रखना है। ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 2 देते हैं, तो न्यूमरेटर में लगाया 2, अपने घर की तो खेती है नहीं, न्यूमरेटर में 2 लगाया, तो या तो डिनोमिनेटर में भी 2 दे दो या तो इस तरफ भी 2 दे दो, तो मैंने दोनों तरफ 2 2 दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से ये क्या बना, सोचो ये क्या है, ये वाला टर्म ध्यान से देखो क्या बन रहा है। ये फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी ये बेसिकली ये 2 को उठा के यहाँ लिख दो वापस, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये फॉर्मूला देखा होगा अगर है ना, ये फॉर्मूला किसका है, रेंज का, तो r इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 h2। क्वेश्चन करोगे यहाँ तब थैंक्स बोलोगे मेरे को, सर ये सब फॉर्मूलाज आपने शॉर्टकट दे दिया, हमें डिराइव नहीं करना पड़ा। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 into h2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सी r की जगह r1 r2 क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज तो दोनों सेम है, r1 निकालो r2 निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है, बट h1 h2 अलग अलग है। h1 अलग आया था, h2 अलग आया था, एक की हाइट ज्यादा थी एक की हाइट कम थी। ये फॉर्मूला हमेशा सेटिस्फाई करता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। सो दिस इज द थर्ड थिंग, राइट। सो देयर आर टोटल 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। वन इज h1 plus h2 u square by 2g, h1 upon h2 tan square theta, and r is equal to 4 times root h1 h2। okay, see very carefully, again I am repeating, जब ये अभी तो हम कर ही रहे हैं, जितने भी क्लासेस ले लूंगा मैं जूम पे वो सब आपको ऐड करके एक वीडियो के फॉर्म में आने वाला है। तो अगर कहीं पे आपका कुछ स्किप हो गया, सो डोंट वरी, यू कैन वॉच इट लेटर ऑन द रिकॉर्डेड वर्जन। सो दिस इज अबाउट हाइट। तो हाइट के बारे में मैंने आपको अभी सॉल्व करवा दिया। लास्ट चीज जो है, जो तीसरी चीज है, वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। पहले TF1, पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो पहले वाले के लिए थीटा को थीटा ही डालना है, तो 2u sin थीटा बाय g। दूसरे वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो दूसरे वाले के लिए थीटा को 90 माइनस थीटा डालना है, तो 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g। I think you can very well see it is going to become 2u cos theta by g। क्या बन जाएगा, 2u cos theta by g। अब इधर क्या याद रखना है, तो इधर सम याद नहीं रखना है क्योंकि सम इररिलेवेंट है। क्या रिलेवेंट बनेगा, तो रिलेवेंट बनेगा पहली चीज रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशियो दोनों को डिवाइड कर दो, आपको पहला फॉर्मूला मिलता है TF1 by TF2 is equal to tan theta। TF1 by TF2 is equal to tan theta। H1 by H2 was tan square theta। R1 by R2 is 1 because R1 and R2 both are equal. So R1 by R2 is equal to 1. H1 by H2 is equal to tan square theta। TF1 by TF2 is equal to tan theta। ये सब यहाँ पे याद करना है। एक भी चीज पूछूं ना, आज की पूरी क्लास बेसिकली मैंने रखी इसके लिए है कि आपको मैं एक एक फॉर्मूला लिखा दूं, आपको मैं गारंटी देता हूँ इसके एक्स्ट्रा कुछ ही नहीं है। इतने फॉर्मूला याद कर लोगे ना, लॉजिक है। अब देखो एक एक क्वेश्चन प्रोजेक्टर का आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्टर के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो TF1 by TF2 is equal to tan theta। One more thing and very important, I want you to tell me what do you think on simplifying TF1 into TF2 will become। Try it out। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कि TF1 को TF2 से सॉल्व कर मल्टीप्लाई करना तो कैसा टर्म बनेगा, क्या बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करके देना। बहुत लोग क्या करेंगे, सर ये बनेगा 4u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। बहुत लोग बोलेंगे सर ये बनेगा, ये तो मुझे भी पता है बन रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इस रेंज बनाओ, आर का टर्म लाओ, आर का टर्म ढूंढ लो, इसमें आर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, रेंज है। रेंज के फॉर्म में TF1 इंटू TF2 बताओ कितना होगा, TF1 into TF2 कितना होगा in terms of range? That is going to be our next formula. I am waiting for your answer. Someone will give me their answer and then I will derive. Please try it out. TF1 into TF2 मैंने करके भी रख दिया। लो 4u square sin theta cos theta by g square। अब बात आप थोड़ा सा उसके अंदर रेंज बनाओ, दोनों तरफ रूट में देंगे ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे cos x square नहीं है, वहीं पे कहीं ना कहीं रेंज का पार्ट छुपा है, निकालने की ट्राई करो। ओके, मोहित ने निकाला 2r by g, तन्मय ने निकाला 4r by g, जश ने निकाला 2r। ध्यान से सॉल्व करो, होशियार हो आप लोग, ऐसी गलती मत करो, एक 2 अलग कर दो, एक g को भी अलग कर दो। ये देखो, वो देखो, वो बहुत लोगों ने क्या ये चीज याद नहीं रहती है, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g की तो रेंज है यार। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या डालोगे, साइन 2 थीटा, वो भी रेंज है, यानी ये रेंज ही है ना, इसकी जगह आ लिख दो। क्या बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया 2r by g। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मारो 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टार। TF1 into TF2 is equal to 2r by g. Yes, many of you have given the answer correctly. Good, answer is 2r by g. Right? So this is what happens in case of time of flight. So basically, main things that I will just try to make you recollect. That is, the first thing was that ranges are equal. Second thing, sum of the heights, ratio of the heights, and product of the heights का relation, r is equal to 4 times the root of h1 h2, and then important formulas regarding the time of flight, right? I want you to just note them down separately once we finish the whole video. सभी फॉर्मूला एक साथ लिख देना। अभी क्या पता है, फॉर्मूला डेरिवेशन, ऐसे क्या रिवाइज करने के टाइम पे ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार क्या करना, मोशन इन द प्लेन के जितने भी फॉर्मूला है ना, सबको समरी करके एक बार लिख दो, ताकि कभी भी जल्दबाजी में आप उनको फॉर्मूला देखना है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास ऑन आवर हैंड्स रेडी होना चाहिए। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। We'll move further. If anyone has got any doubts in this, you can ask me. I'll wait 10 seconds. If anyone has any doubts, you can put it to me. Nirvay answer is correct, 2r by g. Kushi answer is correct, 2r by g. I hope things are clear, so we can move further. Okay, one more thing. The moment this meeting ends by any chance, I'll give you 5 minutes, right? Just have a break, 5 minutes, and then join the meeting. So we'll keep a break of 5 minutes before starting the next meeting. So you can just take a break, wash your face. In case if someone is feeling sleepy, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं. Next comes, this is point number 3, right? I hope you have written the first point. It was we found out the angle at which maximum range and maximum height occur. Second point, we noted down what happens in case of complementary angles. Now comes a very important relation. This relation is the relation between theta, h and r. कोई भी एंगल पे आप बॉडी को फेंकते हो, उस वो रिलेटेड है कि बॉडी कितना ऊपर जाएगी और कितना हॉरिजॉन्टल रेंज करेगी, राइट? We are not talking about maximum angles, we are not talking about complementary angles, we are talking about any random projectile which has been projected at some angle theta. एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने थीटा एंगल पे फेंका, तो वो कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा, कुछ ना कुछ रेंज कवर करेगा। ये तीनों हमेशा आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इजीली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। वेरी सिंपल, राइट? एंड यू ऑल कैन इजीली डिराइव। टेक दिस, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ h? सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। राइट द फॉर्मूला फॉर r, u स्क्वायर sin 2 थीटा को ब्रेक कर दो, 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। नाउ डिवाइड द 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है? तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, मैं नोट करता हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत लोग महान होते हैं ना, पता नहीं किस चीज को किससे काट देते हैं,
वो भी यार आप लोगों को क्या है, अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, फिर भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं और शर्म आता है। क्या करते हैं, ये टू काट देते हैं, ऐसा मत करना भाई। ये सेकंड लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे है, थर्ड लेवल वाला फर्स्ट लेवल से कटता है, सेकंड लेवल वाला फोर्थ लेवल से कटता है, याद रखना। या तो इसको उल्टा करके लेके जाओ ऊपर, अगर समझ में नहीं आता है तो एक साइन कटेगा, ऑब्वियसली यूज को कट जाएगा। अब मैं इसको उल्टा करके ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 इंटू नीचे क्या बचा 2 cos थीटा बाय 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos थीटा। ध्यान से, सिंपल है, देख लो। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो h बाय आर हो गया tan थीटा बाय 4, h बाय आर हो गया tan थीटा बाय 4। यहां से मिलता है मुझे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू 4h by r. This is going to be the formula. This is a very important formula. Again, please mark it 3 star. Tan theta equal to 4h by r. बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि if the range is 4 times the height, आपको सर क्वेश्चन आता है, रेंज है 200 मीटर्स, हाइट है 50 मीटर्स, बताओ प्रोजेक्टाइल कितने एंगल पे फेंका गया था। रेंज है 200 meters, height है 50 meters. What is the angle at which the projectile was thrown? आप यहाँ पे पुट करोगे, आपको 1 मिलेगा, exactly correct. Tan theta will come out to be 1, theta equal to 45. So this formula is very helpful. नहीं तो आप एंगल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर बार आप रेंज और हाइट का फॉर्मूला लगाने जाओगे ना, उसमें यू स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में यू स्क्वायर नहीं गिवन होगा। तो जब भी क्वेश्चन में रेंज, हाइट और एंगल के बारे में बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूला है। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 1 मार्कर आता है, मैं आपको बताता हूँ। बोलते हैं एट व्हाट एंगल, कौन से एंगल पे, एट व्हाट एंगल इज हाइट एंड रेंज इक्वल। सपोज आपने एक बॉडी को फेंका, मैंने बोला आपने एक बॉडी को फेंका, और बॉडी को फेंकने पे हाइट भी 50 मीटर आई, रेंज भी 50 मीटर आई, तो आप बताओ वो एंगल कितना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो आप दोनों को h इक्वल टू आर पुट कर दो, तो आपको मिलता है tan थीटा इक्वल टू 4, यहाँ से हमको मिलता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, ध्यान छोड़ देगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये वाला एंगल 75 डिग्री के आसपास होता है, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, you just need to remember that it is tan inverse of 4. So it is not a special angle, right? ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एंगल है जिसपे h इक्वल टू r मिलता है, h इक्वल टू r ये वाला केस के लिए मिलता है tan इनवर्स इक्वल टू 4. So I hope you noted down everything. ठीक है, क्लियर है? रिलेशन बिटवीन h एंड r बहुत इंपॉर्टेंट था, रिलेशन बिटवीन h एंड r। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कम्स relation between x, y and r. Now this is a very special type. These all shortcuts are there, right? कभी कभी आपको क्या बोलेगा, आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या बोलेगा, एक बॉडी को फेंका, कुछ एंगल पे फेंका, मुझे नहीं पता कितने एंगल पे फेंका, बोले एक बॉडी को कुछ एंगल पे फेंका, और उस बॉडी ने एक पिलर को क्रॉस किया। जैसे क्या बोलेगा, देखो मैं डायग्राम से समझाने की ट्राई करता हूँ। उस बॉडी ने एक पिलर का, एक पिलर है, तो पिलर को जस्ट क्रॉस किया, तो बताओ उसकी रेंज कितनी। अब आप लोग कंफ्यूजन में, सर ये क्या बात हो गई कि पिलर को जस्ट क्रॉस किया, तो क्या होगा, ये देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस है आपका x, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का पॉइंट हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है y, यानी जो पिलर की हाइट है उसको आप y लोगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने जस्ट क्रॉस किया ना, तो ये प्रोजेक्टाइल की हाइट है इस पॉइंट पे, ये प्रोजेक्टाइल की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस पॉइंट पे। लेट अस से व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस दैट पॉइंट इज x, so this is x, this is y and this is r, so these three are also related when we will see questions, right? A very special type of question, और वो क्वेश्चन आएगा ना, तो जो देखो क्या होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना आप, जो आपको लगेगा कि सर आपने जो फर्स्ट लाइन में बेसिक फॉर्मूला लिखा है ना, उनसे क्वेश्चन हो गए, तो वो तो ऑब्वियस है यार, वो तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ा तीन नहीं मारना हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब क्वेश्चन टिपिकल बनने लगता है, और टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए टिपिकल फॉर्मूलास। तो ये जो मेजर क्लास मैंने ली है ना, इसमें जब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर के फॉर्मूला लिखवाया, वो बेसिक है, कोई नया नहीं है।
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला लिखा है पहले फर्स्ट साइड पे, वो भी बेसिक है, कुछ नया नहीं है। फिर कार्टेशियन फॉर्म जो लिखा है टिपिकल, उसके ऊपर बड़े टिपिकल से क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, यानी सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और अब फोर्थ पॉइंट, ये सब बड़े टिपिकल केसेस है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन में लगेंगे। आप 10 क्वेश्चन करोगे ना तो शायद एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि जिसको ये आता हो उसी से सॉल्व होगा, बाकी ना हो तो सबसे सॉल्व होने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने में मेरे को और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। So let us try to derive the relation. So for this relation, I'm going to use the equation of projectile. So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Right? This is the formula. अब आप देखना मैं कैसे इसमें r लाता हूँ। देखो इसके अंदर y है, इसके अंदर x है, r नहीं है, मैं r लेके आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है लेके आना। अब देखो मैं कैसे ले आता हूँ। तो मैं क्या करूंगा पता है, u स्क्वायर बाय एलिमिनेट करूंगा। तो देखो रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक है, आप तो मैं क्या करूंगा पता है, मुझे क्या चाहिए, u स्क्वायर चाहिए। तो u स्क्वायर कितना होगा देखो, तो u स्क्वायर हो जाएगा gr अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे डाल दो u स्क्वायर दिया, क्या बनेगा y का इक्वेशन, तो y becomes, see this is the derivation right, of course you need to remember the final result, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, लेकिन यार फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट देने से अच्छा डेरिवेशन भी करते चले। तो न्यूमरेटर में बनेगा gx स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रखता हूं, cos स्क्वायर थीटा पहले लिख देता हूं, ये वाला लिख दिया। अब u स्क्वायर की जगह डालते हैं g r अपॉन है, अपॉन करने की जगह ऊपर ले जाता हूं, यानी ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 कटेगा 2 से, एक कॉस कटेगा, बाकी बच गया। अच्छा जी भी कटेगा, जी भी कटेगी, ध्यान से देख लो। सो वी हैव डन टिल हियर, प्लीज सी, फाइन। So what I am going to do is I am going to now simplify on this side, because so it becomes y is equal to x sin theta minus, so I am left with an x square sin theta. In the denominator I am left with capital R and cos theta. This is what I am left with. I hope you will solve, you will also be left with the same thing. So try to see, we are getting tan theta, so y becomes x tan theta minus x square by r tan theta, x tan theta minus x square by r tan theta. So ऐसा याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है, x tan theta कॉमन निकल रहा है। So x tan theta कॉमन आ गया, 1 minus x by r, a very very typical formula, very typical formula, please mark it 3 star, very typical. Y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. This is the formula. Fine. Someone sir couldn't understand this one. Which one? कौन सा वाला टाइप बताओ, कहाँ से बताऊँ मैं, कहाँ से आप अटके। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग का बेसिकली प्रीफेस दे दूं, शायद बहुत लोगों को ये टाइप का क्वेश्चन, जब मैं आप अभी के सिर्फ इतना याद समझो कि है ना, आपको रिलेशन निकालना है x, y एंड r के बीच में। ये रिलेशन कब लगाना है ना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्या है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना, तो बहुत लोगों को डिफिकल्टी हो रही होगी समझने में कि सर कब लगाया। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि देखो यहाँ पे ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको x गिवन है, हमको y गिवन है और हमको r गिवन है, तब मैं वो रिलेशन लगाऊंगा। तो आप जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए when you to bias towers, right? Exactly, that is what I am saying. I understood. This is a very common thing, because until unless you see the question, you will not be able to understand. So for the time being, you just understand that I have done a derivation which is between x, y and r. So just as I told that for the time being, just understand that we are deriving a relation between x, y and r. How did I take y as the height of tower? I will explain to you in the next class once we see a question based on this. तो आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए जैसा कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, याद कर लो, उसको दिमाग में बैठा दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. So let us move further. Till here things are pretty easy, pretty clear. Now comes a very important point and the last point. It is hardly going to take 10 minutes. So we will be ending this class in the next 10 minutes. The topic is at the top. Now the top point is a very important point during the motion of projectile. I'll try to show you drawing a diagram that let us say this is the projectile. I have thrown it at an angle of theta with a speed u. At the top, something remarkable happens, right? What are the things that happen at the top? What are the very important points related to the top that we are going to write? Okay. So at the top, what is the velocity? So I hope you know the velocity is absolutely horizontal and velocity is only u cos theta, right? And how does gravity act at the top? It acts in downward direction. Okay, so the important part is that first thing that I'm going to write, you're going to write with me all the important points related to at the top. So at the top you can see, first point that I will write, that the speed is minimum. ये जो टॉप पे सबसे कम स्पीड होती है. बहुत लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं स्पीड इज 0. ये मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तभी भी बताया था, स्पीड 0 नहीं होती है, स्पीड मिनिमम होती है. कितनी मिनिमम होती है? u cos थीटा. ये मिनिमम स्पीड होती है. जब आप फेंकते हो ना तभी भी स्पीड u cos थीटा नहीं होती, तभी दोनों कंपोनेंट होते हैं, u cos थीटा भी होता है, u sin थीटा भी होता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है. तभी तो बॉडी ऊपर भी जाती है, आगे भी जाती है. आगे क्यों जाती है? क्योंकि आपने u cos थीटा दिया है. ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आपने u sin थीटा दिया है. ऊपर जाते 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 टॉप पे क्या होता है? टॉप पे आने के बाद बॉडी की सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है बॉडी के पास? हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कंपोनेंट का क्या हो जाता है? 0. So that is the second point that I am going to write. Second point is that at the top, right? Everything is about the top. At the top, y component of velocity यानी vy 0 हो जाता है. y component of velocity जो है वो 0 हो जाता है. There is no y component of velocity. That is velocity is completely horizontal. velocity कैसी हो जाती है? पूरी की पूरी horizontal. देखो थ्रू आउट द मोशन कहीं पे भी velocity horizontal नहीं है. अगर आप यहाँ पे लो तो velocity ऐसी है. देखो is not horizontal. Why? Because it is having its x component, that is vx, is also having its y component, that is vy. कहीं भी लो, यहाँ पे भी लेके देखो क्या होगा, velocity ऐसी है. This is the x component vx, this is the y component vi. It has got both the components, right? So but at the top you do not have a inclined velocity, you have got completely horizontal velocity. And the velocity is only u cos theta. So that is the second point, that at the top velocity is completely horizontal, यानी vy equal to 0. और देखो बहुत लॉजिकल भी है. ये vy का फॉर्मूला याद करो क्या होता था. देखो vy का फॉर्मूला होता था u sin theta minus gt. ये 0 डाल दो तो t कितना आ रहा है. देखो ये टाइम के बाद, यानी ये टाइम के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो रहा है? 0. ये एट द टॉप ही होना, क्योंकि देखो ये क्या है, ध्यान से फॉर्मूलास को देख के समझो. u sin थीटा बाय g क्या होता है? tf by 2. tf पे पूरा मोशन खत्म हो गया तो tf by 2 पे बॉडी कहां होगी? एट द टॉप. सो दैट इज व्हाई एट द टॉप वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इज 0. velocity is completely horizontal. The value of velocity at the top is u cos theta I cap, right? That is the velocity. Keep in mind. So that is the second point. Third point, which you can see in the diagram that we drew, it is that only at the top, it is a special case when velocity and acceleration due to gravity, acceleration is then due to gravity are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other, right? Only one place. Can you see here also? This is the velocity, this is the acceleration due to gravity. They are not perpendicular. ये velocity है. सिर्फ एक ही जगह velocity acceleration due to gravity के perpendicular होती है. कौन सा point है? एकदम सही, at the top.
So at the top is a very special point at the top, right? So the third point is that velocity and acceleration due to gravity are perpendicular to each other. This is the third point. Now, since I know the velocity at the top, it is u cos theta, it becomes very important for me to understand how parameters are changing. For example, the fourth point that I'm going to take is going to talk specifically about the momentum at the top. So, fourth point मैं पहले heading दे देता हूँ. मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ momentum at the top. See, what is the momentum at the top? को मैं ले लेता हूँ P. मोमेंटम एट द टॉप. तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. बट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड की बात होगा मास इनटू स्पीड. तो मास इनटू स्पीड एट द टॉप u cos theta, right? So momentum at the top is mu cos theta. Of course, please understand this very clearly that I'm talking about the magnitude of momentum. I'm not taking direction. That is why I've written mass into speed. अगर ये वेक्टर होता तो फिर मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ता आई कैप जे कैप के फॉर्म में. दैट वुड हैव बीन बिकम समथिंग दैट is not important for the time being because we are trying to derive some shortcuts. So this is the momentum at the top. What is the momentum at the bottom? P naught. What is the momentum at the bottom? I want you to think and give me the answer. आपको क्या लगता है? What is the momentum at the bottom? Momentum at the bottom is mass into speed. Tell me what is the momentum at the bottom? Now derivations are to be remembered. Which derivations are to be remembered? The derivations that we did in the second slide. That is, we did when is R maximum, when is H maximum. Then the third slide also you need to remember, that is complementary angles wale case. Rest of the things don't need to derive, don't need to remember. Just remember the final result. What is the momentum at the bottom? जब आपने बॉडी को फेंका था तब मोमेंटम कितना था यार? मोमेंटम बहुत लोग लिख रहे हैं जीरो था. जीरो कैसे होगा? आप सोचो, अगर जीरो होता तो स्पीड जीरो है बॉडी की. बॉडी को जब आपने थ्रो किया तब बॉडी की स्पीड कितनी है? देखो ध्यान से. बॉडी की स्पीड है, सॉरी, बॉडी की स्पीड है u. सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज mu. आप ये मत सोचो कि सर अभी तक तो बॉडी को फेंका नहीं है यार. जैसे ही फेंकते हैं उसको इनिशियल बोलते हैं. सो इनिशियल मोमेंटम इज mu. Can you see? Initial momentum is mu. So the relation that I get, momentum is equal to P naught cos theta. Can you see? मैंने क्या किया? ये mu P naught है, इस P naught को यहाँ डाल दिया. So what I mean to say is you need to remember this. Many times what will happen? They will give you the momentum at the throw. जब बॉडी को फेंक रहे हैं ना तब का मोमेंटम देते हैं और फिर बोलते हैं ये बताओ कि टॉप पे मोमेंटम कितना है, तो सीधा रिलेशन निकाल देना ये वाला. ठीक है? तो देखो मैं याद दिला देता हूँ, आप भी नोट कर लो. दिस इज मोमेंटम एट द टॉप, मोमेंटम एट द टॉप. दिस इज मोमेंटम, सॉरी, एट या मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी जब आपने फेंका तब का मोमेंटम. तो अगर आपका ऐसा बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम 100 था और 60 डिग्री पे प्रोजेक्शन किया, बताओ टॉप पे मोमेंटम कितना होगा? तो 100 into cos 60, 50. दिस इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, मोमेंटम एट द टॉप, राइट? नेक्स्ट कम्स लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. इट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप. काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप. ठीक है, तो ट्राई करते हैं. काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप को मैं K लिखता हूं या अपन लिख देते हैं इसको E लिख देता हूं. तो E काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो हाफ mv स्क्वायर. तो हाफ mv कितना है टॉप पे? तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि टॉप पे स्पीड है u cos थीटा. तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर. तो v की जगह डाल देंगे u cos थीटा, तो ये आ जाएगा. बॉटम पे कितनी होती है? जब आप थ्रो करते हो तब स्पीड u होती है, तो हाफ एम यू स्क्वायर. सो हाफ एम यू स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ई नॉट से. सो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज गिवन बाय E is equal to E naught cos square theta. Very, very, very important relation. This is KE at the top. This is initial
KE. This is initial K. So this is the fifth formula. So these are the 5 things that I want you to remember when you are doing at the top questions. बहुत बार क्या होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लेके आएगा एट द टॉप का केस है, तो ये 5 केसेस याद कर लो. एट द टॉप पे स्पीड मिनिमम होती है u cos थीटा. एट द टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट होता नहीं है, पूरा का पूरा वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है. एट द टॉप पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन राइट एंगल पे होते हैं. एट द टॉप पे मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम इनटू cos थीटा, और एट द टॉप पे काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा. These are the 5 things that I want you to remember related to at the top. Okay, I hope everything is clear. Last thing that I want to do is a solved example which is based on it is a question based out of NCERT, and that question I want to take. Once I will take that question and then we will end the class, right? This question is based out of NCERT, and it is given, this relation was given by Galileo, right? You have done this type of derivation already with me, but it is in a different way that is given in NCERT. क्या होता है, वो मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूँ ना, तो वो मेरे पास डाउट में आता है, सर ऐसा टाइप तो आपने कराया नहीं. तो मैं आपको बताता हूँ गैलीलियो के वर्ड्स थे. गैलीलियो के वर्ड्स क्या थे, आप मेरे साथ नोट करो कि प्रूव दैट. गैलीलियो ने खुद ने प्रूव किया, ऑब्वियसली गैलीलियो ने बोला नहीं, हम गैलीलियो ने जो बोला वो प्रूव दैट में लेते हैं. गैलीलियो ने बोला प्रूव दैट for angles of projection, which are greater and less than 45 by same value have equal range. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच आर ग्रेटर एंड लेस देन 45 बाय सेम वैल्यू. बोलता है आपने 2 प्रोजेक्टाइल फेंकने, एक प्रोजेक्टाइल 45 से कुछ एंगल से बड़ा होना चाहिए, कुछ वैल्यू से बड़ा होना चाहिए. दूसरा प्रोजेक्टाइल 45 से कुछ वैल्यू से कम होना चाहिए. वो कम ज्यादा वाला जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए. कहने का मतलब हमारा पहला प्रोजेक्टाइल जो है वो हमें थ्रो करना है 45 माइनस थीटा पे, दैट इज द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो होगा 45 प्लस थीटा. प्रूव करना है कि इस एंगल पे फेंके या इस एंगल पे फेंके, रेंज इक्वल आनी है. अब अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लगाओगे, सेकेंड स्लाइड रेफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, दोनों को ऐड करो, 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा ऐड करो, सम कितना बनता है 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज क्या होता है, हमेशा सेम होता है. थीटा को 15 ले लो, 45 माइनस 15 30, 45 प्लस 15 60, 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मेथड वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमने एंगल्स को क्या अज्यूम किया था, थीटा और 90 माइनस थीटा, और प्रूव किया था R1 इक्वल टू R2. अब मुझे जो गैलीलियो ने बोला उसको लेके प्रूव करना है, यानी प्रूव तो वही करना है, R1 इक्वल टू R2 है, सिर्फ मेथड बदल जाएगा. भाई ये मेरे साथ सॉल्व करिए आप लोग, किस तरीके से हम करेंगे. तो पहले हम R1 निकालते हैं. R1 क्या होगा, R1 होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा. थीटा हमारा इस केस में कितना है 45 माइनस थीटा बाय जी. ठीक है, 2 बंदर लेंगे तो क्या बनेगा u स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा बाय जी. साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा बाय जी. व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस आर, अभी हम कर चुके फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस बन जाता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी. अब आप देखो ये मेरे लिए वैल्यू इररिलेवेंट है, क्योंकि मैंने तो ये जस्ट डिराइव करके छोड़ा, बस मुझे प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि रेंज इक्वल है. ठीक है सर, लास्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा, क्लियरली नहीं दिख रहा. कौन सा फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ये हो गया आपका रेंज का पहले केस के लिए. सेकंड केस के लिए सॉल्व करते हैं R2 के लिए, वो होगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2. अब एंगल 45 प्लस थीटा लेना पड़ेगा बाय जी.
तो R2 बनेगा हमारा u स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। ये कितना होगा? तो अब आप लोगों को तो पता होगा थोड़ा लॉजिक लगा के, नहीं तो कॉमन सेंस से बता दोगे। अगर मुझे ये पूछा जाता है तो पहले तो देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा निकालना है। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ पता है? देखो ये हुआ 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गए आप? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, SIN साइन थीटा, ऑल STC साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले तो प्लस लगेगा। दूसरा, क्योंकि एंगल 90 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलना पड़ता है, तो साइन हो जाता है कॉस, तो इसका आंसर होता है प्लस कॉस थीटा। तो जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास साइन 90 प्लस 2 थीटा, तो ये भी क्या बनेगा? कॉस ऑफ 2 थीटा बाई जी। नंबर 2, ये है आपका R2, ये है आपका R1। गौर से देखो, दोनों के आंसर सेम आए हैं। क्या आए हैं मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे याद नहीं रखना ये सब वैल्यू, क्योंकि ये तो गैलीलियो ने कोई स्टेटमेंट ही दिया, उसको मैंने प्रूव करके दिया। बट सेम आए हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2। यानी बेसिकली हमने प्रूव किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा लेके। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है प्रूफ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंजेस आर इक्वल, तो जो पहले लिखा आप वो कर देंगे। लेकिन स्पेसिफिकली गैलीलियो की स्टेटमेंट देके बोला जाए कि प्रूव करो, तो आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। सो आई होप यू आर क्लियर। These are the things that I wanted to cover in today's class, and these things are very important because ये चीजें आपका बेस बनता है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इतनी चीजों को अच्छे से कवर कर लेना,